हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है प्राइमरी हेल्थ केयर इज। यहाँ पर हमें बताना है कि प्राइमरी हेल्थ केयर हम किसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए हेल्थ को हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर बी हेल्थ फॉर दोज हु आर इन नीड, या फिर उन लोगों को जिन्हें हेल्थ की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर सी इज हेल्थ फॉर एन एरिया ऑफ 30,000 एरिया ऑफ पॉपुलेशन को हेल्थ प्रोवाइड करेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी हेल्थ फॉर चिल्ड्रन अटेंडिंग प्राइमरी स्कूल, या फिर जो स्टूडेंट्स प्राइमरी स्कूल में हैं उन्हें हेल्थ प्रोवाइड करेंगे। तो हम प्राइमरी हेल्थ केयर में हम किन लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए हेल्थ फॉर ऑल। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ऐसा पर्टिकुलर हम किसी एक को जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये हेल्थ फॉर ऑल है, सभी के लिए हम सभी को जो है इसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद पूछा गया है फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स हैं सिर्फ किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए इज हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर सी इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है ये जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स के अंदर नहीं आता है। बाकी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन करना, एसेंशियल ड्रग्स को प्रोवाइड करना, ये सभी PHC के एलिमेंट्स हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है ये PHC के एलिमेंट्स में नहीं आता है। उसके बाद पूछा गया है पॉपुलेशन कवर्ड बाय अ सब सेंटर इन अ हिली एरिया इज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो सब सेंटर है तो उसमें भी जो हिली एरिया रहेंगे वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 5,000 पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ 3,000 पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ 10,000 पॉपुलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 30,000 पॉपुलेशन। तो यहाँ का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 3,000 पॉपुलेशन। जो सब सेंटर हिली एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पर 3,000 पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, और जो प्लेन एरिया में सब सेंटर्स रहते हैं वहाँ पर 5,000 की पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है इन इंडिया विच वन इज़ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट रेफरल यूनिट। यहाँ पर पूछा गया है इंडिया में जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज सब सेंटर, ऑप्शन नंबर बी इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन नंबर सी इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज रीजनल हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हमें बताना है इंडिया में फर्स्ट रेफरल यूनिट किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो हैं ये इंडिया में फर्स्ट रेफरल यूनिट्स हैं। उसके बाद पूछा गया आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स आर फंक्शनिंग एट। यहाँ पर पूछा है कि जो आशा हैं वो किस फंक्शन पर जो है वर्क परफॉर्म करती हैं, कौन से लेवल पर। ऑप्शन नंबर ए इज कम्युनिटी लेवल, ऑप्शन नंबर बी इज विलेज लेवल, ऑप्शन नंबर सी इज PHC लेवल एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो हमें बताना है कि जो आशा है कौन से लेवल पर अपना वर्क परफॉर्म करती हैं।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, विलेज लेवल। जो आशा हैं वो विलेज लेवल पर अपना वर्क परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर टू अ डिसीज कंडीशन इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी डिसीज कंडीशन के रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट करने को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर सी इज सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज टर्शरी प्रिवेंशन। तो डिसीज कंडीशन के रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट करने को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। तो यहाँ पर जो डिसीज कंडीशन के रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट किया जाता है उसे प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल इन अ रूरल हेल्थ यूनिट। यहाँ पर पूछा गया है रूरल हेल्थ यूनिट्स होते हैं जो विलेज एरियाज होते हैं वहाँ पर कौन सी ऐसी हेल्थ सर्विसेज हैं जो कि अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वर्कर्स, ऑप्शन नंबर बी इज communicational disease control work, option number C is environmental sanitation work and option number D is cancer treatment facilities। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो रूरल हेल्थ यूनिट है वहाँ पर कौन सी हेल्थ सर्विसेज इन ऑप्शंस में से अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो है ये रूरल यूनिट में अवेलेबल नहीं होती हैं। बाकी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वर्क, कम्युनिकेबल डिसीज़ कंट्रोल वर्क, एनवायरमेंटल सैनिटेशन वर्क, ये सारी फैसिलिटीज़ रूरल जो एरिया है वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। उसके बाद पूछा गया है द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का बैकबोन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज होम विजिट, ऑप्शन नंबर बी इज रिकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी इज हेल्थ एजुकेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पर हमें बताना है बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग किसे कहेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, होम विजिट। होम विजिट को जो है बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इज़ ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी हम किसे कहते हैं, कौन सी कमेटी का दूसरा नाम है ये। ऑप्शन नंबर ए इज़ भोर कमेटी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करतार सिंह कमेटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ मुदेलियर कमेटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मुखर्जी कमेटी। तो यहाँ पर हमें बताना है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कौन सी कमेटी का नाम है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, मुदेलियर कमेटी। मुदेलियर कमेटी को ही हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो कमेटी है इसे 12 जून 1959 में इसे जो है अपॉइंट किया गया था और जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी वो 1962 में सबमिट की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया था और ये जो कमेटी है इसे बोर कमेटी के बाद इस कमेटी को लाया गया था। उसके बाद पूछा गया है रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द एटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है रॉबर्ट कोच ने कौन सा एटियोलॉजिकल एजेंट डिस्कवर किया था। ऑप्शन नंबर ए इज टाइफॉइड, ऑप्शन नंबर बी इज स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी इज ट्यूबरक्यूलोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पोलियो। तो हमें बताना है रॉबर्ट कोच के द्वारा कौन सा एटियोलॉजिकल एजेंट, कौन सा यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो आइडेंटिफाई किया गया था, डिस्कवर किया गया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस के बैक्टीरिया को जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा डिस्कवर किया गया था और इसे ही कोच बेसिलाई भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ पर्सन विथ नो साइन ऑफ डिसीज बट मे ट्रांसमिट इट इज़ कॉल्ड।
यहाँ पर पूछा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें डिसीज़ के साइन तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो कैपेबल है कि वो दूसरों को डिसीज़ ट्रांसमिट कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज़ एन एलर्जिक पर्सन, ऑप्शन नंबर बी इज़ इम्यून पर्सन, ऑप्शन नंबर सी इज़ रेजिस्टेंट पर्सन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ अ कैरियर पर्सन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अ कैरियर पर्सन। कैरियर पर्सन कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति है जिसमें जो वायरस है वो वायरस प्रेजेंट हो बट उसमें वो कोई भी साइन जो है शो नहीं कर रहा हो, लेकिन वो कैपेबल है कि दूसरों को भी वो डिसीज़ ट्रांसमिट कर सकता है, तो उसका राइट आंसर रहेगा कैरियर पर्सन। उसके बाद पूछा गया है द न्यू बॉर्न बर्थ टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया विथ इन। यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूबॉर्न का जो बर्थ है, बर्थ रजिस्ट्रेशन इंडिया में कितने टाइम में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ 7 days, ऑप्शन नंबर बी इज़ 21 days, ऑप्शन नंबर सी इज़ 30 days एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 45 days। तो यहाँ पर हमें बताना है न्यूबॉर्न का बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया में कितने दिन में कर लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 21 days। इंडिया में जो न्यूबॉर्न का बर्थ रजिस्ट्रेशन है वो 21 days के अंदर कर दिया जाता है। अब पूछा गया है सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द वैक्सीनेशन साइट इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि जो वैक्सीन का ऐसा सिस्टम ऑफ स्टोरेज जिसमें जो वैक्सीन्स हैं उनको लो टेम्परेचर से मैन्युफैक्चरर से लेके वैक्सीनेशन साइट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है वैक्सीन्स को, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, डीप स्मॉल फ्रीज़र, ऑप्शन नंबर बी इज़ कोल्ड रूम, ऑप्शन नंबर सी इज़ कोल्ड चेन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ डीप फ्रीज़र्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो वैक्सीनेशंस हैं उन्हें लो टेम्परेचर पर मैन्युफैक्चरर साइट से वैक्सीनेशन साइट पर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता है, कौन से सिस्टम ऑफ स्टोरेज को यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी कोल्ड चेन। कोल्ड चेन में ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो वैक्सीनेशन है उन्हें मैन्युफैक्चरर साइट से जो है वैक्सीनेशन साइट तक इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन कम्युनिटीज़। यहाँ पर पूछा गया है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का क्या कॉमन कॉज हो सकता है कम्युनिटी में? ऑप्शन नंबर ए इज़ ईस्टेरिया कोलाई, ऑप्शन नंबर बी इज़ क्लैबिसेला, ऑप्शन नंबर सी इज़ सिट्रोबैक्टर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्रोटियस वल्गैरिस। तो यहाँ पर हमें बताना है यूटीआई होने के लिए मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है कम्युनिटी में? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ई कोलाई। ईस्टेरिया कोलाई बैक्टीरिया जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए कम्युनिटी में। उसके बाद पूछा गया है लंग डिसीज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि लंबे समय तक जो कॉटन फाइबर्स हैं उसका इन्हेलेशन किया जा रहा हो या जो फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें कोई पर्सन वर्क करता हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन फाइबर्स हो, उसे इन्हेल करने से कौन सी लंग डिसीज़ हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ बेगासोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ बेसनोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज़ फार्मर्स लंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ निमोनिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी बेसिनोसिस। बेसिनोसिस जो कंडीशन है ये अराइज होती है यदि कॉटन फाइबर का इन्हेलेशन किया जाए लॉन्ग टाइम तक, और यदि शुगर कैन डस्ट का जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड इन्हेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट से कौन सी लंग डिसीज़ होती है, तो उसका राइट आंसर रहेगा बागासोसिस। तो यहाँ पर दोनों ही आपको नाम जो है ये याद रखना है। फिर उसके बाद पूछा गया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन विच स्टेट। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो प्रोग्राम है ये फर्स्ट कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज़ हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी इज़ बिहार, ऑप्शन नंबर सी इज़ उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ दिल्ली।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम जो है ये फर्स्टली हरियाणा में लॉन्च किया गया था। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।